हेलो दोस्तों, और मेरा नाम रजनीश। आप देख रहे हैं फैक्ट विद जीएस चैनल पर। आज के सेशन में हम बात करेंगे डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। मैं बता दूं, पहले मैंने लक्ष्मीकांत और लूसेंट से मैंने कुछ फैक्ट उठाए इंपोर्टेंट, और लक्ष्मीकांत से कुछ थ्योरी इंपोर्टेंट जो भाषा है डायरेक्ट परीक्षा में पूछी जाती है। अब आप मेरे वन शॉट वीडियो देखकर और मेरे साथ एमसीक्यू लगाकर आप किसी भी परीक्षा में, चाहे वो एसएससी हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे यूपी लेखपाल हो, यूपी एसआई हो, होमगार्ड हो, और चाहे स्टेट पीसीएस हो, किसी भी एग्जाम में बैठ सकते हो। यहाँ से 1 नंबर आपका पक्का आज से। ओके दोस्तों, तो मैं बताऊंगा एकदम विधिवत तरीका से आपको। चलते हैं, देखते हैं। यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते क्या है, तो आपको मालूम चाहिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यानी मैं कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं बताऊंगा, जो आपके पॉइंट यानी परीक्षा के पॉइंट से इंपॉर्टेंट चीज है वो ही बताऊंगा। ओके, तो जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसे हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं, यानी डीपीएसपी। ये पूछ ले, आपको मालूम चाहिए। ओके, अब इसके बारे में मैं आपको बता दूं। देखो, इसके बाद अब हम देखें संविधान। तो संविधान के भाग 4 में इसकी बात विधिवत तरीका से चर्चा की है। यानी हम भाग देखेंगे, उसके बाद आर्टिकल मालूम होना चाहिए आपको, उसके बाद कहां से लिए गए, यानी किसके संविधान से लिए गए, यह भी आपको मालूम चाहिए। लिए गए, उसके बाद आपको यह मालूम चाहिए यानी इनका मेन उद्देश्य क्या है, यानी उद्देश्य किस लिए ले गए थे, ये भी आपको मालूम चाहिए। तो आपको मालूम चाहिए भाग 4, यानी भाग 4 में बात की गई है, और आर्टिकल आपके 36 टू 51 में बात की गई है। कहां से लिए गए, तो आपको ये मालूम चाहिए आयरलैंड के संविधान से। कहां से, आयरलैंड के संविधान से। ओके, आयरलैंड ने, अब ये मालूम चाहिए 1937 में लिए गए थे। डायरेक्ट पूछ सकता है, यानी कहां से लिए गए थे, आयरलैंड के संविधान से। अब आयरलैंड ने किसके संविधान से, इसने भी लिए थे। तो आपको यह भी मालूम चाहिए, क्योंकि आयोग है, आयोग की कोई पता नहीं कहां तक सोच है और कैसे भी वो आपको फंसाने की कोशिश करेगा। बस आपको फंसना नहीं है, मेरी वीडियो में बने रहे। आपको मैं सारी चीजें बताऊंगा, कहां कहां बच्चा फंसता है और वो सिली मिस्टेक करके फिर बाद में पछताने लगता है। तो आयरलैंड ने स्पेन के संविधान से लिए थे, स्पेन के संविधान से, यह भी आपको मालूम चाहिए। उद्देश्य या इसकी प्रकृति कैसी है, उद्देश्य का मतलब है कल्याणकारी राज्य की बात करता है, यानी कल्याणकारी राज्य होना चाहिए। कल्याणकारी राज्य होना चाहिए। ओके, तो आप एक बार देख लेना, और ये चीज स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और लिख भी सकते हैं। ओके, मेन चीज ही बताऊंगा मैं। उसके बाद डीपीएसपी, इसे ही डायरेक्टिव में लिख दूं एक बार, डायरेक्टिव ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब इसके बारे में आपको मैं बता दूं,
तो मालूम होना चाहिए। यानी डीपीएसपी में और मौलिक अधिकार में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, तो आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है आपको स्टेटमेंट में। तो ये मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, और ये आपके डीपीएसपी। इसलिए मैं बता रहा हूं। अब क्या अंतर है? मौलिक अधिकार आपको मालूम चाहिए नागरिकों के लिए प्राप्त है, ये आपको मालूम होना चाहिए मौलिक अधिकार आपके नागरिकों के लिए प्राप्त है। तो ये सारी चीजें आपको मालूम होना चाहिए। पहले तो देखो इसकी प्रकृति कैसी है। इसकी प्रकृति कैसी है? नकारात्मक, यानी नकारात्मक। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूं। और इसकी प्रकृति कैसी है आपको मालूम चाहिए। इसकी प्रकृति सकारात्मक। डायरेक्ट पूछता है, यानी प्रकृति की बात करें ऐसे भी पूछ सकता है। यानी नैतिक। नैतिक क्यों कहते हैं? कि क्योंकि राज्य के लिए उपलब्ध होते हैं, राज्य ने उपलब्ध कराता है, यानी इनकी प्रकृति नैतिक। ये नागरिकों के लिए प्राप्त है मौलिक अधिकार, ये यानी नागरिकों के प्राप्त है, यानी नागरिकों के लिए प्राप्त है। ओके। और ये इनको लागू करने के लिए राज्य की आवश्यकता होती है, यानी इनको लागू करने के लिए राज्य की आवश्यकता होती है, ओके। अब आपको यह भी मालूम होना चाहिए, यानी ये राज्य के विरुद्ध मिलते हैं, यानी ये राज्य के विरुद्ध मिलते हैं, और ये इन्हें राज्य के समक्ष मिलते हैं, यानी राज्य इन्हें लागू करता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। और ये आपके बाद योग्य हैं, और ये अबाध योग्य हैं, यानी बदल नहीं सकते, अबाध योग्य है। ये प्रवर्तनीय है, यानी इनका हनन होने पर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, यानी ये प्रवर्तनीय है। और ये न्यायोचित है, और ये अप्रवर्तनीय है। कैसे भी पूछ सकता है आपको। और गैर न्यायोचित है, गैर न्यायोचित है। एक बार देख लो ये डिफरेंस डायरेक्ट किसी भी भाषा में कैसे भी पूछ सकता है। बाद योग, प्रवर्तनीय, और यानी राज्य के विरुद्ध कौन है, कैसे किया, एक बार देख सकते हो। इसके बाद हम देखें डीपीएसपी के बारे में। अब देखो आर्टिकल डीपीएसपी, आपको मैंने बताया आर्टिकल 36 टू 51 में बात की है, यानी इसकी आर्टिकल 1 शॉर्ट का मैंने मतलब है कि ए टू जेड इंफॉर्मेशन देना कम शब्दों में, और डायरेक्ट परीक्षा में आपका कोई भटकना नहीं पड़े। यहां से इतने इंपॉर्टेंट तथ्य लेके आया हूं कि आपको कोई एक्स्ट्रा चीज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बताऊंगा जब मैं एमसीक्यू लगवाऊंगा, क्योंकि मैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के लाया हूं वो पीसीएस के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन उठा के लाऊं, यूपीएससी के उठा के लाया हूं, एसएससी के, रेलवे के, सीडीएस के, एनडीए और एनडीए के क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट, और यूपी पुलिस के और आपके यूपीएसआई के क्वेश्चन उठा करके मैं 50 क्वेश्चन लेके आया हूं। वो लगाना, देखो कितना मजा आएगा आपको। ओके। अब एक एक आर्टिकल के बारे में मालूम होना चाहिए आपको। कैसे? आर्टिकल 36 ओनली
आपको की पॉइंट बता रहा हूं, की पॉइंट यानी सक्सेस होने का की पॉइंट, मैं एक्स्ट्रा चीज नहीं बताऊंगा। आर्टिकल 36 में क्या क्या है, यानी राज्य की परिभाषा की बात की है। राज्य कैसा होना चाहिए, सामाजिक न्याय की बात करें, आर्थिक न्याय की बात करें, राजनीतिक न्याय की बात करें, यानी राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा। और आपका आर्टिकल 37, ये भी तो आपको मालूम चाहिए। बस ये की पॉइंट आप 1 से 2 बार देख लेना, आपको रिवीजन और फिर प्रैक्टिस कर लेना मेरे साथ, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा इसमें। इसलिए मैं A to Z आर्टिकल बता रहा हूं आपको। तो आर्टिकल 37 कहता है यदि इनका हनन होने पर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। इनको लागू करना, इन्हें लागू करवाने के लिए, इनको लागू करवाने के लिए यानी उच्चतम न्यायालय नहीं जा सकते। इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको, यानी आर्टिकल 37 कहता है इन्हें लागू करवाने के लिए आप उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। किसके लिए जा सकते हो, तो मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट रिटों के माध्यम से जा सकते हो। ये आपको मालूम चाहिए। आर्टिकल जो 38 है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक सबसे बड़ी बात की गई है, कल्याणकारी राज्य होना चाहिए। कल्याणकारी राज्य की मतलब कैसा होना चाहिए, यानी कल्याणकारी राज्य होना चाहिए। हमारा आर्टिकल 38 कहता है कल्याणकारी राज्य की बात करता है। अब कल्याणकारी राज्य, बस ओनली इतना ही समझो, कल्याणकारी राज्य का मतलब क्या है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, लोकतंत्र की बात करें। सामाजिक मतलब कल्याणकारी राज्य में जो कमजोर वर्गों के लिए उनके विकास की बात करें, उनकी लाभ की बात करें, ओके दोस्तों, उनकी नई नई योजना लाए उनके समक्ष, तो वो क्या है, कल्याणकारी। और कल्याणकारी राज्य कब बन सकता है, जब राज्य एक सक्षम है, उस पर सारे यानी संसाधन है, बेस्ट संसाधन है, तभी तो नई नई कानून ला सकता है, वो नई नई योजनाएं ला सकता है, आपके विकास की बात करेगा। तो कल्याणकारी राज्य का मतलब यही एक मेन उद्देश्य है उसका, कमजोर वर्गों के लिए ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाए। यानी कल्याणकारी राज्य का मतलब मेरा कहने का ये है, यानी सामाजिक, आर्थिक, व राजनीतिक, लोकतंत्र की बात करें, लोकतंत्र की बात करें। आपको मैंने बताया कल्याणकारी राज्य का मतलब कमजोर वर्गों के लिए हितों की बात करें, उनके विकास की बात करें, उनकी नई नई योजना लाए जिससे उन्हें डायरेक्ट लाभ प्राप्त हो सके। जैसे किसान सम्मान निधि योजना है, आवास विकास जैसे आवास योजना है। तो ये क्या है, बहुत सारी ऐसी योजना है, मैं बाद में बताऊंगा जब करंट अफेयर, तो एक बार देख लो ये आर्टिकल। इनमें की पॉइंट ही बता रहा हूं मैं, कोई एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं, क्योंकि डायरेक्ट परीक्षा में पूछे जाते हैं ऐसे ही शब्द, डायरेक्ट देगा आपको सीधी सीधी। आर्टिकल 39, आर्टिकल 39 में कुछ देखो संशोधन भी हुआ है, तो वो चीज नहीं जो पूछा जाता है वो ही बताऊंगा मैं। आर्टिकल 39 कहता है हमारा, यानी समाज के लिए यानी समान कार्य के लिए वेतन की बात करता है, यानी समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए, समान वेतन की बात करता है। अब इसमें समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है, डायरेक्ट पूछेगा आपको। अब इसमें पुरुष और स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है आपकी, यानी
ये भी आपको पूछ सकता है। तो 39 क्लॉज डी मालूम होना चाहिए। पुरुष व स्त्री के लिए यानी समान कार्य की समान वेतन मिलना चाहिए। समान वेतन की बात करता है। अब जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें यानी 1976 में हुआ था, उसमें 3 क्लॉज जोड़े गए थे, वो सबसे बड़े इंपॉर्टेंट है और उसी ने मौलिक अधिकार से अधिक डीपीएसपी को प्रभावित बनाया था, प्रभावशाली बनाया था। तो वो आपको मैं एक ठगोर स्तर आपको बताऊंगा, वो कौन कौन से थे आपको मालूम होना चाहिए। पहले आर्टिकल की बात करें हम तो आर्टिकल 40 कहता है, बाद में मैं बताऊंगा क्योंकि इसमें बात की गई है इसलिए आपको मैं बताऊंगा वो सारी चीजें। आर्टिकल हमारा 40 क्या कहता है, पंचायतों के गठन की बात करता है। पंचायतों के गठन की बात करता है, यानी पंचायतों के गठन की बात करता है। क्योंकि महात्मा गांधी का उद्देश्य, क्योंकि 3 तरह के सिद्धांत इसमें थे डीपीएसपी में, एक उदारवादी, आपको मालूम चाहिए, एक उदारवादी, एक समाजवादी, एक गांधीवादी। 3 सिद्धांत थे इसमें इंपॉर्टेंट और उन्हीं के आधार पर डीपीएसपी पूरी राज्य के लिए बेस्ट सूची बनाई गई थी। यानी उदारवादी में, गांधीवादी में, तो गांधीवादी यही कहते थे कि ग्रामीण में विकास ज्यादा करने के लिए, यानी ग्रामीण का विकास होगा तो विकास, भारत का विकास होगा, उनका सीधा सिद्धांत था। उन्हें बड़े बड़े उद्योगों पर विश्वास नहीं था, उन्हें कुटीर उद्योगों पर विश्वास था कि यदि इनसे डायरेक्ट उन्हें रोजगार मिल सके, इसलिए गांधी जी पंचायतों की बात की गई थी। तो आपको मैं बताऊंगा 3 सिद्धांत कौन कौन से थे, ये भी आपको मालूम चाहिए। डीपीएसपी में डायरेक्ट पूछेगा दोस्तों 3 सिद्धांतों के बारे में। 3 सिद्धांत कौन से थे, 3 सिद्धांत तो आपको मालूम होना चाहिए। फर्स्ट उदारवादी, उदारवादी सिद्धांत। सामाजिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत और आपका गांधीवादी सिद्धांत। आपको उदारवादी के बारे में मालूम चाहिए, सभी के लिए, वर्गों के लिए एक समान विकास की बात की जाए, यानी और समाज, यानी समाजवादी सिद्धांत कहता है आय असमानता को दूर किया जाए, यानी ऐसा कोई विकास किया जाए जिससे कमजोर वर्गों के लिए डायरेक्ट लाभ मिल सके। जो समाजवादी सिद्धांत कहता है जो फ्री में मिले सरकार से, वो समाजवादी सिद्धांत है। और गांधीवादी सिद्धांत आपको मालूम चाहिए, ये कुटीर उद्योग की बात करते हैं, पंचायतों के गठन की बात करते हैं, ग्रामीण के विकास की बात करते हैं। और अभी बीपीएससी 2025 में किसी भाई ने या मेरी बहन ने पेपर दिया होगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, यह पूछा था गांधीवादी सिद्धांत से कितने आर्टिकल प्रभावित थे। तो आपको मालूम होना चाहिए, यह कमेंट में बताओ ना मुझे, आपको पहले से मालूम थे या मैं बता रहा हूँ। ये कहीं ऐसी एडवांस किताबों में मिलेंगे, सो सर्च कर करके, डायरेक्ट नहीं मिलेंगे। और आयोग ऐसे ही अजीब से क्वेश्चन पूछता है, आप फिर देखते हो ये तो कहीं लिखे ही नहीं है। तो वही चीज मैं कह रहा हूं, मैं 1 शॉट में A to Z इंफॉर्मेशन दूंगा आपको, यानी इसमें ऐसी ऐसी चीज बताऊंगा आपको डायरेक्ट परीक्षा में मिलेगी निचोड़, चाहे वो लक्ष्मीकांत हो चाहे वो लूसेंट हो, फैक्ट के मामले में। तो आपके आर्टिकल जब मैं टेस्ट कराऊंगा तब सीधे लगाओगे आर्टिकल 40, आर्टिकल 40
43 कुटीर उद्योगी की बात करता है, 46 और जो कमजोर वर्गों की शिक्षा की बात करता है, राज्य शिक्षा दिलाए उन्हें, और 47 और आर्टिकल 48 जिसमें कृषि एवं पशुपालन की बात की गई है। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये लिख लेना, डायरेक्ट पूछ सकता है गांधीवादी आर्टिकल से कौन से प्रभावित है, तो ये इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बताए थे ये 5 आर्टिकल गांधीवाद से प्रभावित है और 3 सिद्धांत हैं, उदारवादी और सामाजिकवादी, समाजवादी, सामाजिक और गांधीवादी। नेक्स्ट देखें इसके बाद, अब आपका आर्टिकल 40 हो गया। 41 आर्टिकल की बात करें हम, आर्टिकल 41 क्या कहता है? आर्टिकल 41 हमारा कहता है काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। इंपोर्टेंट की दे रहा हूं आपको, सीधा पूछेगा काम का अधिकार किस आर्टिकल तहत बात की गई है, तो आपको डायरेक्ट आर्टिकल देगा, यानी काम का अधिकार, राज्य से हम काम का अधिकार मांग सकते हैं, काम का अधिकार, अधिकार व शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। ओके, आर्टिकल डायरेक्ट की पॉइंट में पूछ सकता है आपको, काम का अधिकार या शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 42 की कहीं चर्चा ऐसी चली नहीं है, इसलिए कोई फायदा नहीं है आपको। आर्टिकल, अब आपको आर्टिकल 43 मालूम होना चाहिए। 43 क्या कहता है आर्टिकल? आपका 43 कहता है कुटीर उद्योग का प्रभाव, यानी प्रावधानों की बात करता है, कुटीर उद्योग होने चाहिए, यानी कुटीर उद्योगों का प्रावधान के प्रावधान की बात करता है। ओके, कुटीर उद्योगों के प्रावधान की मैं बताऊंगा 42वां संविधान संशोधन द्वारा A to Z। जो आपके पहले डाउट बहुत सारे हो रहेंगे, जब पूरे 1 शॉट में पढ़ा दूंगा आपके बाद एक डाउट नहीं बचेगा कि डीपीएसपी में सर ये चीज नहीं बताई आपने। A to Z इंफॉर्मेशन बताऊंगा, बस आप बने रहे मेरी क्लास में। अब आपका आर्टिकल 44 कहता है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको मालूम चाहिए, ये चर्चा में रहा था जनवरी 2025 में, खूब चर्चा में रहा, फिर दोबारा चर्चा में रहा। मैं बताऊंगा कैसे, क्योंकि अब आयोग करंट से रिलेटेड, चाहे पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, एनवायरमेंट हो, साइंस टेक हो, इकोनॉमी हो, क्योंकि करंट का आप देख रहे हो लेवल हर परीक्षा में बढ़ता जा रहा है। कैसे बढ़ता जा रहा है कि ये चीजें इंटीग्रेटेड करके पूछ रहा है आपको। ओके, तो आर्टिकल 44 में कहिए समान नागरिक संहिता की बात की गई है, यानी समान नागरिक संहिता, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। आपको बता दूं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी यूसीसी कहते हैं इसे, यूसीसी। पहले से किस राज्य में था ये लागू था, यानी समान नागरिक संहिता किस में लागू थी, तो आपको मालूम होना चाहिए किस में लागू थी। तो पहले गोवा में तो लागू ही थी स्टार्टिंग से, गोवा में। अब इंपॉर्टेंट तथ्य बता रहा हूं, प्रथम ऐसा कौन सा राज्य बना है जिसमें, यानी पहले तो आपको बता दो समान नागरिक संहिता होती क्या है, यानी आपको मालूम होना चाहिए जिसका उद्देश्य क्या है, सभी नागरिकों के लिए समान कानून लाना, चाहे वो तलाक हो, शादी हो, धर्म हो, जाति हो, और हिंदू हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कोई भी हो, यानी सभी के लिए समान कानून लागू करना। तो प्रथम राज्य कौन बना है, समान नागरिक संहिता वाला प्रथम राज्य कौन बना है? प्रथम राज्य जिसने अभी हाल ही में लागू की है, तो डायरेक्ट पूछ सकता है उत्तराखंड। कौन? उत्तराखंड। ये आपको मालूम होना चाहिए, उत्तराखंड कौन है दोस्त? उत्तराखंड। ये जनवरी 2025 में इसने समान नागरिक संहिता लागू की है। अब आपको कमेंट के माध्यम से मुझे ये बताना दूसरा राज्य कौन सा बना है, यानी समान नागरिक संहिता जिसने स्वतंत्रता के बाद दूसरा राज्य कौन सा बना है जिसने अभी फिलहाल में लागू की है। पहला तो आपको मैंने बता दिया
उत्तराखंड। ये इंपॉर्टेंट है, कैसे भी आपको पूछ सकता है, या आर्टिकल देके पूछ सकता है, या पूछ ले समान नागरिक संहिता किस भाग में उल्लेख किया है जो हाल ही में प्रथम राज्य ने अपने राज्य में लागू की है समान नागरिक संहिता, कैसे भी पूछ सकता है। आपको बस मेरे साथ बने रहना, आयोग से हम वो डाल चलेगा, हम पात चलेंगे, टेंशन ना लो। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको इंपॉर्टेंट तथ्य हूं, चाहे कॉन्सेप्ट हो, सारी चीजें बता के चलूंगा, A to Z इंफॉर्मेशन जो डायरेक्ट आपको परीक्षा में मिलेंगे। ओके, उसके बाद हम बात करें आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 क्या कहता है, यानी 14 वर्ष के कम आयु के बच्चों के लिए राज्य का दायित्व है कि वो शिक्षा निःशुल्क यानी फ्री कराए। यानी 14 वर्ष के कम के बच्चों के लिए यानी बच्चों के लिए शिक्षा निःशुल्क कराए, शिक्षा निःशुल्क यानी प्राप्त कराए। अब इसमें एक आपको मालूम चाहिए, ये तो बात इसमें कह दी गई, अब आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि आर्टिकल 86वां संविधान संशोधन हुआ था, जो 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में हुआ था, उसके अकॉर्डिंग शिक्षा का अधिकार यानी जो लाइफ ऑफ पर्सनल लिबर्टी है, जीवन के अधिकार, आर्टिकल 21 में मौलिक अधिकार में यानी 21A जोड़ दिया गया। 86वां संविधान, ये नोट में डाल लेना, तो इसे फिनिश कर दिया गया है। यानी 86वां संविधान संशोधन द्वारा ये मालूम होना चाहिए कब हुआ था, तो 2002 में, और इसमें शिक्षा का अधिकार अब क्या हो गया, शिक्षा के अधिकार को किस में ऐड कर दिया, तो आर्टिकल 21A बना दिया गया। ये आपको इंपॉर्टेंट मालूम चाहिए। अब इसमें क्या कहा गया है, यानी प्रावधान जो किए गए वो आपको मालूम होना चाहिए, कौन कौन से प्रावधान किए गए। तो शिक्षा का अधिकार अब क्या बना दिया, जीवन के अधिकार में जोड़ दिया गया 86वां संविधान संशोधन द्वारा, ये डायरेक्ट। अब क्या प्रावधान किए गए, ये आपको मालूम चाहिए प्रावधान, यानी अब राज्य का दायित्व है 6 वर्ष से 14 वर्ष के कम, यानी 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। यानी 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए, 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। यानी निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहां ऐड किया है। ये किस लिए, इसलिए तो आर्टिकल 44 अब हटा दिया गया, इसमें 86वां संविधान संशोधन द्वारा, यानी 6 वर्ष से। अब आपको डायरेक्ट क्या पूछेगा, आपको यहां से 3 क्वेश्चन पूछ सकता है। 86वां संविधान संशोधन द्वारा यानी कौन से प्रावधान किए गए, 6 वर्ष से 14 वर्ष के, 6 वर्ष से 18 वर्ष, डायरेक्ट पूछ सकता है। या 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था, या 86वां संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल कौन सा जोड़ा गया है मूल अधिकार में। तो ये भी आपको यहाँ से 4-5 क्वेश्चन डायरेक्ट बनाएगा, तो आपको ये मालूम चाहिए। नेक्स्ट देखें, इसके बाद आर्टिकल 46 कहता है। आर्टिकल 46 क्या कहता है आपको मालूम चाहिए, जो कमजोर वर्गों के लिए राज्य का दायित्व है कि उन्हें शिक्षा प्रदान कराए। कमजोर वर्गों के लिए, चाहे वो SC हो, चाहे वो ST हो, चाहे अन्य पिछड़े वर्ग हो। कमजोर वर्गों का क्या मतलब है, चाहे वो SC हो, चाहे वो ST हो, चाहे अन्य पिछड़े वर्ग हो, उनके लिए राज्य का दायित्व है कि वो यानी शिक्षा प्राप्त कराए। यानी उनके कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा प्राप्त कराना, शिक्षा के प्रबंधन यानी शिक्षा की
जो अवधारणा है, मतलब कहने का मतलब ये है कि कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा प्राप्त कराएं। ओके, और उनके विकास की, उद्धार की, उन्हें उनके विकास को आगे बढ़ाएं कमजोर वर्गों के लिए। ये हमारा डीपीएसपी। तो देखो डीपीएसपी कितना एक यूनिक टॉपिक है, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसे आपको मिलती हैं। और अब आपको देखी जाए तो आर्टिकल 47 कहता है, पर आर्टिकल 47 में डायरेक्ट पूछा गया है, ये कहता है यानी ऊंचा आहार पोषण की बात करता है। आप नई नई उपलब्धि पर जाइए, यानी आप ऐसा काम कीजिए जिससे देश का नाम हो, अपने राज्य का नाम हो। तो कहा ऊंचा आहार, ऊंचा आहार या पोषण की बात करता है, पोषण उपलब्ध कराए। और इसमें गांधी जी ने कहा है जो मादक पेय पदार्थ है उन पर राज्य प्रतिबंध लगाए, यानी मादक पेय पदार्थों पर जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है उन पर प्रतिबंध लगाए, यानी प्रतिबंध लगाए, यानी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जो चीजें। कैसे भी पूछ सकता है आपको, तो आपको बस मालूम होना चाहिए स्वास्थ्य के लिए जो हानिकारक हो उन पर राज्य प्रतिबंध लगाए, यानी लगाए। नेक्स्ट, आपको समझ में आ रहा होगा, आशा करता हूं। यही है मेरी वन शॉट जो ए टू जेड इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। इसके बाद आप किसी भी परीक्षा में बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको डीपीएसपी में, ये मेरा दावा है। आपको देखना, मैं ए टू जेड इंफॉर्मेशन बता के जाऊंगा, और एक भी डाउट बच जाए आपको तो मुझे बताना। मैं डायरेक्ट की पॉइंट बता रहा हूं आपको। अब आर्टिकल 48 कहता है हमारा, इससे बाहर जाए तो आप मुझे बता देना। ओके, आर्टिकल 48 कहता है कृषि एवं पशुपालन की बात करता है, कृषि एवं पशुपालन की बात करता है, उनके संरक्षण की बात करता है। और इसमें आर्टिकल 48 ए भी जोड़ा गया है, वो मैं बताऊंगा अभी। नेक्स्ट, आर्टिकल 49 कहता है, आपको मालूम चाहिए, यानी जो सार्वजनिक स्मारकों के संरक्षण की बात करता है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए किसकी बात करता है, तो सार्वजनिक स्मारकों के संरक्षण की बात करता है ये। यानी राष्ट्रीय महत्व वाले कलात्मक एवं ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारकों व स्थानों की बात करता है, यानी जो राष्ट्रीय महत्व वाले हैं, महत्व वाले कलात्मक स्मारकों के संरक्षण की बात करता है। की बात करता है। ओके, उनके लिए हमें, जैसे लाल किला है, ताजमहल है, उनके संरक्षण, उनकी जो प्रकृति है, उनकी प्राकृतिक नेचर है वो बनाए रखे, उनके संरक्षण की बात करता है। ओके, आर्टिकल हमारा जो 50 है, ये आपको मालूम चाहिए इंपॉर्टेंट किस लिए है। आर्टिकल 50 के अकॉर्डिंग कहा गया है कार्यपालिका न्यायपालिका से पृथककरण हो, यानी यह न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथककरण होनी चाहिए, यानी न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग हो, यानी अलग हो। यदि कार्यपालिका यानी न्यायपालिका कार्यपालिका के समक्ष कार्य करेगी, उसके अनुसार कार्य करेगी, तो लोगों का उस पर से विश्वास हट जाएगा, और विश्वास हटेगा
आप जान ही सकते हो क्या होने वाला है। ओके, तो इसलिए न्यायपालिका कार्यपालिका से अपने अलग कानून यानी अलग पृथक्करण हो, अपने हिसाब से चले, यानी कार्यपालिका क्या कर रही है और न्यायपालिका कौन कौन से नियम लागू कर रही है, वो देश के लिए सही है गलत है, वो कौन ठहराएगी, वो न्यायपालिका। जिस दिन न्यायपालिका से हमारा विश्वास हट जाएगा उस दिन पता क्या होगा, जैसे नेपाल में हुआ था, जैसे बांग्लादेश में चल रहा है, वो स्थिति भारत में आ जाएगी। यानी एक न्यायपालिका क्या है, एक स्वतंत्र निष्पक्ष यानी स्पष्ट कहूं तो मैं एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था है, बहुत संवैधानिक संस्था है, आपको ये मालूम चाहिए। आर्टिकल 51 कहता है, आपको मालूम चाहिए, आर्टिकल 51 कहता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय मामले यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हों, वो बेशक दोस्ती वाले हों चाहे वो विवाद वाले हों, तो अंतर्राष्ट्रीय मामले किस में आएंगे, सारे आपके आर्टिकल 51 में। अंतर्राष्ट्रीय मामले, अंतर्राष्ट्रीय मामलों की बात करता है, जिक्र करता है, यानी इसमें आएंगे। ओके, अब A to Z मैंने इंफॉर्मेशन दी, इसके बाद आपको मैं बताऊंगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा, एक बार देख लेना, ये है मेरा वन शॉट और आपको इससे ज्यादा कहीं नहीं, अब पेपर कैसा भी आ जाए आपके लिए। अब देखो 42वां संविधान संशोधन द्वारा, 42वां, पहले तो आपको मालूम है संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था, यानी 1976 में। इसमें डीपीएसपी में यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में 3 क्लॉज जोड़े गए थे, उसी के अकॉर्डिंग मौलिक अधिकार से फंडामेंटल डीपीएसपी यानी अधिक प्रभावशाली बना। तो आपको मालूम चाहिए कौन कौन से वो 3 है, आपका आर्टिकल 39A, 39 है, आपका आर्टिकल 43 है, आपका आर्टिकल, मैं आपको ये चीज सारी डायरेक्ट और एक ठोकर उपलब्ध करा रहा हूं तो समझ सकते हो मैं, 48 है, कैसे भी पूछ ले। अब आपको मालूम चाहिए 39 में कहा गया है वैधानिक निशुल्क सहायता के प्रावधान की बात की है, यानी विधि व निशुल्क सहायता के प्रावधान की बात की है। ओके, यानी विधि व निशुल्क सहायता के प्रावधान की बात की गई है, आर्टिकल 39A में ये बात जोड़ी गई। उसके बाद 43A में कहा गया कामगारों के प्रबंधन की बात की गई है, यानी कामगारों के प्रबंधन की बात की गई है, के प्रबंधन की बात की गई है, या श्रमिकों के प्रबंधन की बात की गई है, यानी यह भी पूछ सकता है श्रमिकों के प्रबंधन की बात की है। श्रमिक क्या होता है आपको मालूम चाहिए, जो बेरोजगार हैं वही श्रमिक है हमारे, जो काम करने वाले भाई हैं जिनकी रोजगार की बात की गई है। और ये आर्टिकल 48 से इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह कहता है पर्यावरण की संरक्षण की बात करता है, व संवर्धन वन एवं वन्य जीव की रक्षा करना। ओके, तो पर्यावरण संरक्षण की बात करता है, पर्यावरण संरक्षण की बात करता है, व संवर्धन की बात करता है, वन एवं वन्य जीव की रक्षा। कौन ये बात करता है 48, एक बार देख लो अच्छी तरह से। और ये डायरेक्ट है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट पूछेगा आपको। ओके, एक स्टेटमेंट उठाएगा सीधा पूछ लेगा। अब 2 चीज और इंपॉर्टेंट रहेगी इसमें, वो और बता दूं मैं आपको, ये मालूम होना चाहिए, यानी आपको मालूम चाहिए। देखो केटीसा, केटीसा
किसने डीपीएसपी को क्या कहा, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए। केटी शाह ने कहा डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जो अपनी सुविधा अनुसार बैंक में कभी भी अदा कर सकते हो, यानी बना सकते हो। यानी डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जिसे बैंक के अनुसार बना सकते हो। ये इंपॉर्टेंट लाइन है इसलिए क्योंकि क्यूआर परीक्षा में बहुत सारे अच्छे एग्जाम्स में ये पूछी गई है, क्या पता आपको ऐसे पूछ ले। और एक और इंपॉर्टेंट आपको मालूम चाहिए, वो कौन थे, तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या कहा था। ग्रेनविल ऑस्टिन, ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था डीपीएसपी संविधान का, यानी डीपीएसपी संविधान की मूल आत्मा है, संविधान की मूल आत्मा है। यानी ये इंपॉर्टेंट थे इसलिए मैंने आपको बता दिए और आपको ये मालूम होना चाहिए, इसलिए मैंने एक एक करके सारी चीज़ें आपको विधिवत तरीका से बताई गई। और टीटी कृष्णाचार्य थे, उन्होंने कहा था भावनाओं का स्थायी कूड़ागार, यानी ये भी आपको मान लीजिए टीटी कृष्णाचार्य ने कहा था डीपीएसपी भावनाओं का कूड़ादान है। ये तीन इंपॉर्टेंट थे, ये हर जगह नहीं मिलते। मैं ये परीक्षा यानी मैंने बहुत सारे पीवाईक्यू से ढूंढा, पीवाईक्यू से तब ये मिले हैं, तो आप एक टकोर एक बार देख लेना। A to Z मैंने इंफॉर्मेशन डीपीएसपी के बारे में बताया, यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। अब आप एक बार क्वेश्चन देख सकते हो इनके बारे में, मैं आपको बता दूं क्वेश्चन और देखता हूं क्वेश्चन के बारे में। जैसे आपको मालूम होना चाहिए क्वेश्चन, इसलिए मैं कह रहा हूं ये चीजें देखते रहना। और अब किसी को डाउट हो तो मुझे जरूर बताना, क्योंकि मेरा पढ़ाने का उद्देश्य ये नहीं है आपको पीवाईक्यू लगाए और चल दिया, नहीं, आपको मेन चीजें की पॉइंट्स में किस लिए बोल रहा हूं, आपको एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं दूंगा, जो आपके परीक्षा के पॉइंट व्यू से जो महत्वपूर्ण चीज है, महत्वपूर्ण फैक्ट है, महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, वही चीज दूंगा। जैसे देखो क्वेश्चन पहला कैसा कहता है, देखो आपको A to Z इंफॉर्मेशन देगी। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए, तो मैंने पहले बता दिया आपको, यानी भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से ग्रहण किए गए थे, तो आपको मालूम होना चाहिए। यदि मेरी आपने कंसंट्रेट हो गए क्लास ली होगी तो आपको ये आंसर मालूम होना चाहिए। यानी तो इसका आंसर क्या है, आयरलैंड ने किससे लिए, स्पेन से। मैंने A to Z, अब कोई भी क्वेश्चन आप उठा के देख लेना अपने में हिसाब से, एक क्वेश्चन इससे बाहर निकल जाए मेरे से, मेन तथ्यों के बारे से A to Z इंफॉर्मेशन दी। ये सारी चीजें कोई बता दे आपको यूट्यूब पर तो मुझसे फिर बताना मुझे कमेंट के माध्यम से। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, देखो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख भारतीय संविधान में किसमें है, तो देखो भाग 4 में। डायरेक्ट लगाओगे या तुमने मेरी क्लास कंसंट्रेट होकर के करी होगी तो। संविधान सभा में जो संविधान सभा किस संशोधन में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को उल्लेख है, तो मैंने सबसे पहले बताया यानी 36 से 51, ऑप्शन सी होना चाहिए। आप देख सकते हो
एकदम हलवा क्वेश्चन लग रहे होंगे आपको, मत का क्या सर ने कुछ बता दिया, यदि आपने समझ के देखी होगी। और 1 मिनट ब्रेक लेना, उसके बाद ये क्वेश्चन लगाना, देखो कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए एकदम महसूस होगा। क्या बात है। संविधान का वो कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क एवं उद्देश्यों की उपज यानी प्रतिबिंबित करता था, तो आपको मान लीजिए वो डीपीएसपी, ऑप्शन सी करेक्ट इज द करेक्ट आंसर। राज्य के डीपीएसपी निम्नलिखित में से किस प्रकार सिद्धांत में अंतर्निहित है, तो आपको मान लीजिए अंतर्निहित कैसे हैं, तो आपको कल्याणकारी राज्य की बात करिए, यानी आर्थिक सिद्धांत की, सामाजिक, प्रशासनिक, यानी मैं तीनों चीज बताई थी, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, लोक कल्याणकारी राज्य की बात करता, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था, तो आपको मैंने बताया मुख्य उद्देश्य क्या था इसका, यानी कल्याणकारी राज्य। ये आपको यूपीएससी में पूछा गया है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, और आपको मैंने विधिवत तरीका से बताया कल्याणकारी राज्य कैसा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के सभा में नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य था, तो आपको मालूम चाहिए राजनीतिक लोकतंत्र को बढ़ावा नहीं, सामाजिक यानी सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना। तो मैंने कैसे बताया, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तंत्र को बढ़ावा देने की बात की, ये आपको मालूम चाहिए। यानी देखो निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक के सुविधा अनुसार यानी बताया था, इन्हें अदा कर सकते हो, तो अभी मैंने बताया था, यानी केटीसा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी केटीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों से अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया गया था, तो मैंने बताया 42वां संविधान संशोधन द्वारा जो 3 क्लॉज जोड़े गए थे, उन्हीं के अकॉर्डिंग मौलिक अधिकार से डीपीएसपी अधिक प्रभावशाली बनाया गया था, तो वो 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। देखो कैसे क्वेश्चन आपको हलवा लग रहे हैं, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था की स्थापित करता है, यानी समाजवादी की बात करता है, तो मैंने आपको बताया सबसे पहले डीपीएसपी हमारे समाजवादी की बात करते हैं, और ये आर्थिक उदारवादी की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश क्या है, यानी आदेश उद्देश्य, तो आपको मालूम चाहिए डीपीएसपी में बात की है कल्याणकारी राज्य, और वो भी आर्टिकल स्पेशल पूछे तो आर्टिकल 38 में बात की गई है। ये सारी चीजें मैंने आपको इंपोर्टेंट तथ्य बताया। नीति निर्देशक सिद्धांत है एक अबाध योग्य, आपको मैंने सारी चीज बताई। डिफरेंस में जब मौलिक अधिकार और डीपीएसपी के बारे में बताया, तो बाध योग कौन है, अबाध योग कौन है, नकारात्मक कौन है, सकारात्मक कौन है, डीपीएसपी की प्रकृति कैसी है, नैतिक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने वाले हैं दोस्त, ये चीजें कहीं नहीं मिलेगी, मैं डायरेक्ट दे रहा हूं आपको। नीति निर्देशक तत्वों को क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किन पर निर्भर करता है, यानी तो आपको मालूम चाहिए किन पर निर्भर करता है, सरकार के उपलब्ध संसाधन पर। जितने अच्छे सरकार के संसाधन होंगे उतने ही अच्छे डीपीएसपी, क्योंकि नई नई योजना विकास कैसे लाएगा जब सरकार के पास संसाधन ही नहीं होंगे। तो डीपीएसपी किस पर निर्भर करता है सबसे ज्यादा, सरकार के संसाधनों पर। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, मैं सारी चीजें बता चुका हूँ। मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है, आपको बेस्ट तरीका से मैंने बताया था कितने अंतर है, और कोई भी पूछ सकता है देखो राज्य के नीति निर्देशक तत्व बाध्यकारी है, नहीं, मैंने बताया था यानी अपरिवर्तनीय है, तो पहला गलत। डीपीएसपी बाध्य योग्य है, नहीं अबाध्य योग्य, ये भी गलत। मूल अधिकार बाध्य होंगे जबकि डीपीएसपी बाध्य योग्य नहीं है, तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखो कैसे क्वेश्चन है, और आपको मैं बता रहा हूं हलवा लग रहे होंगे। मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को विषय में कौन सा कथन सही है, तो आपको मालूम चाहिए ये एक दूसरे के पूरक है, यानी एक दूसरे के पूरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसके बाद, यानी एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश यानी आदर्श वर्जित है, तो आपको मालूम चाहिए किसमें, डीपीएसपी में, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और देखें नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वयन यानी क्रियान्वयन करने के लिए मूल अधिकारों का हनन हो सकता है, हाँ कुछों का हनन हो सकता है, आपको ये मालूम चाहिए, तो कुछों का हनन हो सकता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत के संविधान के अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन करने के लिए यानी देना सन्निहित है किसमें, डीपीएसपी में, यानी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा। मैंने बताया था अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा आर्टिकल 51 हमारा चर्चा करता है, इसमें आर्टिकल 51 में बात की है, तो डीपीएसपी में। देखो कैसे क्वेश्चन आपको मेरे वन शॉट पढ़ी होगी अच्छी तरह से, आपसे कंसंट्रेट होगे तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे आप खटाखट लगा दोगे। और एक बार मेरी वन शॉट पढ़ के और एक बार क्वेश्चन लगा के देखना,
दोस्तों मैं बता रहा हूँ A to Z इंफॉर्मेशन बताइए, इससे बाहर कभी भी आपको नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा। क्वेश्चन यहीं से पूछेगा बेर बेर, इसलिए मैं कह रहा हूँ 10 किताबें नहीं पढ़ो, एक किताब पढ़ो, बार बार पढ़ो, प्रैक्टिस एक टीचर से करो, बार बार करो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई भी डाउट नहीं रहेगा। कैसा भी आयोग क्वेश्चन सोच ले, बना ले, टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी, मैंने आपको पहले बताया तुम मेरे साथ रहोगे तो आयोग डाल डाल चलेगा, तो आपको मैं पात पात ले जाऊंगा। इसलिए आप मेरे साथ बने रहें। मैं सारी चीज़ें PYQ के माध्यम से, एडवांस बुकों के माध्यम से, लूसेंट के माध्यम से आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको A to Z इंफॉर्मेशन एक जगह आपको उपलब्ध कराऊंगा। आप मेरे साथ हमेशा बने रहें। जय हिंद, जय भारत। ओके दोस्तों।